चाइना दुनिया की दूसरी पावरफुल कंट्रीज में से एक है। आज जिस देश की $17 ट्रिलियन की जीडीपी है, जो आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वही देश 48 साल पहले 60% पॉवर्टी रेट से जूझ रहा था। आज का चाइना जो एक फ्यूचरिस्टिक सोलर और एक इलेक्ट्रिक सुपर पावर है, वो 1970 के दशक में इतना पिछड़ा हुआ था कि जब दुनिया इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ तेजी से बढ़ रही थी, तब चीनी लोग खेती करने के अलावा कुछ नहीं जानते थे। एक तरफ जब हम शंघाई की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को और वहां के ग्लैमरस स्काईलाइंस को देखते हैं, तो हमारे लिए विजुअलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि एक समय वो भी था जब इस देश की इकोनॉमी इतनी खराब थी कि लाखों लोग भूख से मर रहे थे। तो फिर 1978 से 2018 के बीच में ऐसा क्या हो गया कि चीन जैसा एक गरीब देश एक ग्लोबल सुपर पावर बन गया? चाइना ने ऐसा कौन सा बिजनेस मॉडल और कौन सी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज अपनाई जिसने इस देश को एक पावरफुल कंट्री में कन्वर्ट कर दिया? द राइज ऑफ चाइना। ये कहानी है 1970s की, जब चाइना का शासक माओ जेडोंग हुआ करता था। माओ के अधीन चाइना की कंडीशन बहुत खराब थी, इतनी खराब थी कि जहां नाजीज के टाइम पे 15 मिलियन लोग मारे गए थे, स्टालिन शासन के तहत 20 मिलियन लोग मारे गए थे, वही माओ के शासन में लगभग 15 मिलियन लोग मारे गए थे। और इनमें से अधिकतर लोग भुखमरी के कारण मर रहे थे। और ऐसा इसीलिए हुआ था क्योंकि माओ जेडोंग और उनके लोगों ने कुछ एडवर्स कम्युनिटी प्रिंसिपल्स को अडेप्ट करा हुआ था। और कहने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि ये सभी प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज बुरी तरह से फेल हुई थी और चीन 60% पॉवर्टी रेट को पार कर गया। तो कैसे ये देश एक सुपर पावर बना, वो भी केवल 40 सालों में? पहले इसका जवाब हमें मिलता है टैंग जाओ पिंग की बनाई पॉलिसीज में, जिसने 1976 में माओ जेडोंग की मौत के बाद सत्ता को संभाला था। इसने कई देशों का दौरा किया और उन देशों की इकोनॉमिक्स को समझने के बाद टैंग जाओ पिंग चाइना वापस लौट आया। और जब ये वापस लौटा था, तभी अपने साथ कुछ इनक्रेडिबल पॉलिसीज को लेकर आया था। और इन्हीं पॉलिसीज ने चाइना की इकोनॉमी का चेहरा बदल दिया। और इन सभी रेवोल्यूशनाइजिंग पॉलिसीज में से एक थी ओपन डोर पॉलिसी। और इस पॉलिसी के तहत उन्होंने एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन को स्टैब्लिश किया। और आज इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसे ग्रोथ मॉडल को भारत भी फॉलो कर रहा है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन कैसे काम करता है। मान लीजिए कंपनी है टेस्ला, जो अमेरिका में काम कर रही है, जहां पर वो R&D से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक सब करती है। मतलब वहां पर रहते हुए वो आइडिएशन, डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करती है। लेकिन 1970s और 80s के दशक में यूएसए में लेबर कॉस्ट काफी बढ़ने लग गई थी और इस तरह की कंपनीज को बिजनेस रन करने में काफी कठिनाइयां आने लग गई थी। मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली से कामों करने के लिए इन कंपनीज ने इमर्जिंग मार्केट्स के चीप लेबर्स को आउटसोर्स करना शुरू कर दिया। और ऐसा इसीलिए क्योंकि इन इमर्जिंग मार्केट्स में लेबर कॉस्ट काफी सस्ती थी और दूसरा, ज्यादातर इमर्जिंग मार्केट्स अभी अभी लिबरेट हुए थे। और इसी एक वजह से इन देशों के अधिकांश लोग गरीबी में रहते थे और किसी भी तरह का आया हुआ पैसा इन लोगों के लिए एक इनकम थी। तो इस तरह अमेरिकी कंपनीज को चीप लेबर मिलता था और इन देश के लोगों को एक सोर्स ऑफ इनकम। लेकिन टेस्ला जैसी बड़ी कंपनीज के लिए बड़ा हर्डल, बड़ा चैलेंज लेबर नहीं था, बल्कि दूसरे मेजर एक्सपेंसेस थे, जैसे कि एक लैंड खरीदना, उस पर फैक्ट्री को स्टैब्लिश करना, मशीनरी को इंपोर्ट करना और रॉ मटेरियल्स को टाइम पर कम इंपोर्ट ड्यूटी के साथ इंपोर्ट करना। और उस समय भारत जैसे देश अंग्रेजों के अधीन थे, वहां पर इस प्रकार के फॉरेन इन्वेस्टमेंट की या तो परमिशन नहीं मिलती थी या फिर जो इंपोर्ट ड्यूटी होती थी वो 100% से भी ज्यादा होती थी। और चाइना ने इसी एक चीज का फायदा उठाया और चाइना ने इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन के माध्यम से इन सभी तरह के बैरियर्स को खत्म कर दिया। यानी इन कंपनीज को कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस चाइना की सरकार ने देना शुरू कर दिया। जैसे अभी कंपनीज आसानी से इंपोर्ट कर सकती हैं, उन्हें लोकल गवर्नमेंट लैंड भी प्रोवाइड करेगी और साथ ही रॉ मटेरियल्स के इंपोर्ट पे भारी छूट भी देगी। इन दिस केस अगर टेस्ला को चीन में कंपनी को सेटअप करना है, तो चीन इस टेस्ला कंपनी से मशीन इंपोर्ट पर केवल 1% की इंपोर्ट ड्यूटी लेगा और 99 सालों के लिए वहां पर उसको एक जमीन भी देगा, और वो भी उसकी एक्चुअल कीमत के 1/4 से भी कम की कॉस्ट पर। और तीसरा, रॉ मटेरियल्स की इंपोर्ट पर सिर्फ चीन 1% की इंपोर्ट ड्यूटी ही लेगा। तो यानी टेस्ला को बस अपनी कंपनी को बिल्ड करना है, 10 मिलियन या उससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट यहां पर करना है और बस अपना काम करना शुरू कर देना है। यहां तक कि अगर कोई कंपनी को ब्रेक इवन तक पहुंचने के लिए टाइम लग रहा है, तो इन सम केसेस चाइना की सरकार 3 साल तक इस कंपनी के होने वाले प्रॉफिट पर टैक्स भी हटा देगी। यहां तक कि अगर ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन किसी प्राइम लोकेशन पर सिचुएटेड है, जहां पर टैक्स 45% से भी ज्यादा का है, तो चाइनीज गवर्नमेंट उस टैक्स को घटाकर 12 से 15% कर देगी। और यही कारण है चीन में अपना मैन्युफैक्चरिंग हब सेटअप करने के लिए दुनिया भर की सैकड़ों कंपनीज की आपस में रेस शुरू हो गई थी। अब सवाल यह आता है कि टेस्ला जैसी बड़ी कंपनीज को इतने सारे अगर ये बेनिफिट्स दे रही है चाइना, इतने सारे टैक्स एग्जेम्पशंस, इतने सारे पर्क्स अगर दे रही है, तो चाइना अपना पैसा कमा कैसे रही है? इसका जवाब काफी सिंपल है। जब टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी वहां अपना प्लांट सेटअप करेगी, तो वहां काम करने के लिए उसे 30,000 वर्कर्स को भी रिक्रूट करना पड़ेगा। और जब इन वर्कर्स को काम मिलेगा, तो ये मजदूर और उनके परिवार गरीबी की रेखा से ऊपर उठना शुरू कर देंगे। और अगर यहाँ पर हर दिन काम करने के बाद किसी वर्कर को $10 पर डे मिलता है, तो चीन के लोग हर महीने $90 मिलियन की इनकम जनरेट कर रहे हैं। और अब ये वर्कर्स इन पैसों से खाना खरीद सकते हैं, ग्रोसरी ले सकते हैं, क्लोथ खरीद सकते हैं, मेडिसिन ले सकते हैं। और इस तरह 1970s के बाद से डॉलर चाइना की इकोनॉमी में धीरे धीरे जुड़ता रहा और चाइनीज गवर्नमेंट को वहां के सिटीजन्स को किसी भी तरह का कोई वेलफेयर और सब्सिडीज देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चाइना के लोग बिना सरकार की हेल्प के पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठने लगे। और अब जब इन चाइनीज लोगों के पास एक इनकम सोर्स आ गया था, तो इन लोगों ने अपने बच्चों को बेहतर स्कूल में भेजना शुरू कर दिया और अब उनके बच्चे ग्रेजुएट होने के बाद 10 गुना ज्यादा इनकम जनरेट करेंगे।
तो आपने देखा इस पॉलिसी ने एक पूरी जनरेशन को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया। और जब 10 साल या फिर 20 साल के बाद इन वर्कर्स के बच्चे पैसे कमाएंगे तब ये चीन की इकोनॉमी के परमानेंट और प्रीमियम टैक्स पेयर बनेंगे। और यहां तक कि जब कोई भी कंपनी करोड़ों डॉलर के इन्वेस्टमेंट के साथ चाइना में बिजनेस करने के लिए जाती है तो इनमें से कोई भी कंपनी अगले 30 से 40 सालों के लिए चीन नहीं छोड़ना चाहेंगी। यूएसए की आज 50% से ज्यादा कंपनीज ने चाइना में सेटअप कर रखा है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जिनमें एप्पल, टेस्ला, सैमसंग, इंटेल और सैकड़ों और दूसरी कंपनी शामिल है, उन सभी कंपनीज ने अपना मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना में ही सेटअप कर रखा है। इन अमेरिकन कंपनीज के लिए चाइना जैसा देश उनके लिए गोल्ड माइन है। इनफैक्ट आज चाइना पूरी दुनिया की वर्ल्ड फैक्ट्री माना जाता है, जहां पूरी दुनिया का 20% से ज्यादा का प्रोडक्शन होता है। हालांकि कई डेवलपिंग कंट्रीज जैसे बांग्लादेश, वियतनाम, इंडोनेशिया, इन देशों ने भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑफर किया हुआ है, पर ये देश गरीबी रेखा से उभर नहीं पा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट चीप लेबर्स देने के अलावा कुछ ऐसा भी कर रही है जो दूसरे देश करने का सिर्फ सोच सकते हैं पर कर नहीं सकते हैं। इस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने अपनी ग्लोबल डोमिनेंस को बढ़ाने के लिए एक ऐसी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच की है जिसने चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ को डबल कर दिया। 1990 तक अमेरिका एकमात्र ऐसा देश था जिसके पास ग्लोबल पीवी सेल का बहुत बड़ा मार्केट था और अमेरिका का दुनिया में उस समय 40% से ज्यादा का कॉन्ट्रीब्यूशन था। इन शॉर्ट अमेरिका सोलर प्रोडक्शन में सबसे आगे था, लेकिन फिर बाद में कुछ ऐसा हुआ जिसकी दुनिया ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। 2010 आने तक अमेरिका का ग्लोबल सोलर मार्केट 10% से भी नीचे गिर गया और वहीं चीन और ताइवान का ग्लोबल मार्केट शेयर 50% से भी ऊपर चला गया। अगर आप सोलर पैनल बनाने की प्रोसेस को देखोगे तो आप ये जान पाओगे कि असल में ये बनते कैसे हैं। सबसे पहले पॉलीसिलिकॉन को पिघलाया जाता है और उसे फिर इनगट्स की शेप में ढाला जाता है। फिर इन इनगट्स को वेफर्स में काटा जाता है, वेफर्स को सेल्स में डोप किया जाता है और फाइनली इन सेल्स को सोलर पैनल्स में असेंबल कर दिया जाता है। और 2021 आने तक चीन ने पूरी दुनिया को 80% से भी ज्यादा पॉलीसिलिकॉन प्रोड्यूस करके दिया और लगभग 98% वेफर्स और 95% इनगट्स को प्रोड्यूस करके दिया। अब सवाल ये है, इतने सारे बड़े बड़े देशों के बीच चाइना जैसा गरीब देश सोलर पैनल्स के प्रोडक्शन की मोनोपोली कैसे बन गया? इसका जवाब इस चार्ट में है। अगर आप सोलर एनर्जी की प्रोडक्शन की कॉस्ट को देखोगे तो ये 2000 के दशक की शुरुआत में $750 पर मेगावाट घंटे की थी, जबकि कोयले से होने वाली एनर्जी प्रोडक्शन की कॉस्ट $120 से $150 के बीच में थी। 1990 से 2003 के बीच में अमेरिका में कई सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आई, लेकिन इनमें से कोई भी कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पाई और धीरे धीरे इन कंपनीज को बंद होना पड़ा, क्योंकि इनमें से कोई भी कंपनी 750 पर मेगावाट की कीमत पर सोलर पैनल खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ 2003 से 2004 में जब चाइना ने देखा कि अमेरिकन कंपनीज धीरे धीरे बंद हो रही हैं, तो चाइना ने इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना शुरू कर दिया और ऐसे चाइना में धीरे धीरे सोलर कंपनीज उभरने लगी। हालांकि इन कंपनीज को इनिशियली घाटा ही हो रहा था, लेकिन लगातार घाटा होने के बावजूद भी ये कंपनीज अमेरिकन कंपनीज की तरह बंद नहीं हुई और अगले 15 सालों तक ये कंपनीज काम करती रही। पर क्या आप ये जानते हो ये कंपनीज काम कैसे करती रही? क्योंकि चीनी सरकार ने 20 साल पहले ही सोलर कंपनीज की इंपॉर्टेंस को पहचान लिया था और इसीलिए सरकार ने इन कंपनीज को फ्री लैंड, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री कैपिटल और यहां तक कि फ्री लेबर्स देने शुरू कर दिए। और उस समय इन लेबर्स को सैलरीज भी स्टेट गवर्नमेंट दे रही थी। यहां तक कि चाइनीज गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे लॉज बनाए ताकि इन कंपनीज को स्टेट फंड्स कंटिन्यूअसली मिलते रहे और कुछ लॉज ऐसे भी बनाए जहां रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए इन कंपनीज को भारी छूट भी दी गई और यहां तक कि सोलर एनर्जी से जुड़े हुए हर इनोवेशन को चाइनीज गवर्नमेंट ने फंडिंग भी दी। और ये सब चाइनीज गवर्नमेंट इसीलिए कर रही थी ताकि ये सोलर कंपनीज किसी तरह से सही टाइम आने तक सर्वाइव कर पाए। और इसके बाद जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स यानी 2019 तक कोयले से एनर्जी प्रोडक्शन करने की जो कॉस्ट थी वो $109 थी और वहीं सोलर एनर्जी की कॉस्ट $360 से घटकर महज $40 रह गई और 2023 आने तक ये सिर्फ $11 पर मेगावाट रह गई। और ये मानव इतिहास में पहली बार हुआ था जब रिन्यूएबल रिसोर्सेज फॉसिल फ्यूल्स की तुलना में काफी सस्ते मिल रहे थे। और आज इसी एक वजह से हर देश सोलर पैनल्स को बनाने में लगा हुआ है और वो देश जो पूरी दुनिया की सोलर सप्लाई की चेन को कंट्रोल कर रहा है, जो आज इस इंडस्ट्री का एक लीडर बन चुका है, वो देश है चाइना। और इतना ही नहीं, चीन के थिंक टैंक्स ने ये भी रियलाइज कर लिया किसी तरह से कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी फ्यूचर को डोमिनेट करेंगे और इसीलिए चाइना ने ईवी मार्केट को भी डोमिनेट करने का फैसला किया। कैसे? ये सब शुरू होता है 2007 से 2008 के बीच में, जब दुनिया इतिहास के सबसे खराब इकोनॉमिक क्राइसिस को देख रही थी। पूरी दुनिया किसी तरह से इस क्राइसिस से रिकवर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ चाइना एक देश के प्रेसिडेंट से मिलने की प्रिपरेशन कर रहा था। वो देश था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये देश लगातार होते रहे वॉर से तबाह हो चुका था। देश की इकोनॉमी अपने घुटनों पर थी और इसी वजह से कोई भी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में
में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन अचानक चीन ने इस देश के साथ दोस्ती करने का फैसला किया और कॉन्गो के इंफ्रा के डेवलपमेंट के लिए $5 बिलियन का लोन कॉन्गो को देने का फैसला किया। अब सवाल ये आता है कि कॉन्गो जैसे देश में कोई देश इन्वेस्ट क्यों करेगा? वो इसलिए क्योंकि कॉन्गो में दुनिया के सबसे बड़े कोबाल्ट के माइंस है, और कोबाल्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईवी बैटरीज प्रोडक्शन का ये एक मोस्ट क्रूशियल मेटल है। 2023 में कॉन्गो के पास लगभग 3.6 मिलियन टन कोबाल्ट के रिजर्व्स हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एकमात्र ऐसा देश है जहां पूरी दुनिया के लगभग 51% कोबाल्ट रिजर्व्स हैं, लेकिन 2008 से पहले कोई भी देश कोबाल्ट जैसे मेटल को खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं था, और चाइना जैसे देश ने इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और कॉन्गो के साथ एक इनफेमस मिनरल डील साइन की, जिसका मतलब था कि चीन कॉन्गो को पैसा या लोन देगा और बदले में चीन कॉन्गो के मेटल्स और मिनरल्स को निकालेगा। 2008 में इन दोनों देशों ने एक जॉइंट वेंचर को स्टैब्लिश किया जिसका नाम था सीनो कोंगोलाइज डेस माइंस, और इस वेंचर में चाइनीज की 68% की शेयर होल्डिंग्स है। बेसिकली इसका मतलब ये है कॉन्गो से निकलने वाले हर ग्राम कोबाल्ट का चाइना को 68% का प्रॉफिट मिलेगा। इंटरेस्टिंगली लगभग 70% से ज्यादा जितने भी कॉन्गोलीज माइनिंग पोर्टफोलियोज हैं वो सभी चाइनीज के कंट्रोल में, और ये सब चाइना ने 15 साल पहले प्लान किया था जब दुनिया ईवीज को जानती भी नहीं थी। और अब 15 साल के बाद जब हर देश कोबाल्ट खरीदने की रेस में दौड़ रहा है, जब कोबाल्ट की कीमतें 400% तक बढ़ गई हैं, गेस हु इज सेलिंग कोबाल्ट टू द वर्ल्ड नाउ? और अब अगले 8 सालों में कोबाल्ट की डिमांड 400% और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, और अब चाइना बस इंतजार कर रहा है, जैसा इंतजार उसने सोलर एनर्जी के टाइम पे किया था। तो इस तरह चाइना की एक्सट्रीमली फ्यूचरिस्टिक विजन और एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज ने इसे न केवल मैन्युफैक्चरिंग में बल्कि दुनिया के सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स माइनिंग में नंबर 1 बना दिया है। और यहां तक कि चीन की एक जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी भी है जो इसे धीरे धीरे और भी ज्यादा पावरफुल बना रही है, और उसी का एक प्राइम एग्जांपल है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये प्रोजेक्ट 2013 में शुरू हुआ था और ये 2035 तक पूरा हो जाएगा। तो इस तरह चीन एक गरीब देश से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया।